तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 12 का। चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसका स्विच चल रहा है। और आज का हमारा यह लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 1, लेक्चर नंबर 2 जिसने भी नहीं देखा है जाकर जल्दी देख लो, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा लिंक होगा चैप्टर हमारा लेक्चर नंबर 2 का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, आपको टॉपिक पता होगा। लेकिन उससे पहले हम कैपेसिटर्स पढ़ने के पहले एक छोटा सा टॉपिक जो को बता दें, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वो टॉपिक क्या बताते हैं? इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एंड एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ऐसा कह रहा है कि हमें क्या करना है, अगर हम जैसे मालूम कहा कि इस रीजन में अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। तो हमें पता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर एक पोटेंशियल भी होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि मान लो अगर हम किसी तरह से एक चार्ज को लेकर आते हैं इन्फिनिटी से, कहाँ से ले आ रहे हैं, ये हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर इस इन्फिनिटी से अगर हम एक चार्ज Q1 को अगर हम लेकर आते हैं, कहाँ लेकर आते हैं, इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पर जो मान लो अगर जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कितना अगर है V1, है ना, इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल V1, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा पहली बात, ठीक है। तो कहता है वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगा हमारा क्या, तो Q1 जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं और इस पॉइंट का जहां पर हम चार्ज को लेकर आए थे वहां का कितना पोटेंशियल है V1, तो Q1 इंटू V1 हो जाएगा टोटल वर्क डन, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट चार्ज आ गया। अब बात करते हैं एक सेकेंड चार्ज। अब क्या करता है, अब एक हम एक सेकेंड चार्ज को लेकर आने की कोशिश करते हैं। कहां से, इसको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से, ठीक है। ठीक है, इसे हम कहां से लाना है, तो इस चार्ज को पकड़ते हैं और धीरे इसको हम शिफ्ट कराते हैं। कहां पे लाना है, इस चार्ज को लाना है एक इस पॉइंट पर, ठीक। अब देखो जब ये चार्ज Q2 यहां पर आएगा तो देखो तो क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना पोटेंशियल है, ठीक है, V2, ठीक। दूसरा ये जो चार्ज हमारे पास रखा था प्लस Q चार्ज, ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो इसको चाहेगा कि यहां पर ना आए, तो ये भी तो इसको रिपेल कर रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जो Q2 चार्ज को जब हम लाने की कोशिश करेंगे, तो इस Q2 चार्ज को जो हम लाने की कोशिश करेंगे तो हमें दो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एक तो ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है जो किसी चार्ज का हो रहा होगा, यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो। दूसरा जब इस चार्ज को हम लाना चाहेंगे तो एक और हमें वर्क करना पड़ेगा, किस चीज के अगेंस्ट, इस Q1 के अगेंस्ट, क्योंकि ये Q1 भी क्या चाहेगा, ये Q1 भी चाहेगा कि इस Q2 को हम रिपेल करें, ठीक है। तो हमें इस Q1 के फोर्स के अगेंस्ट भी हमें एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहां पर कि वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे थे Q2 को, ठीक है, और जिस पॉइंट पर ला रहे हैं वहां का कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है हमारा V2, ठीक। तो ये तो मैंने कहा एक वर्क डन हो गया। अब मैंने कहा कि इस Q2 को जब सामने लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक और हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, इस Q1 के अगेंस्ट, क्योंकि इस Q1 भी क्या कर रहा है, इस Q2 वाले को रिपेल कर रहा है। तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो हम जो वर्क करेंगे, है ना, हम जो वर्क करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किस किसके, इन दोनों के फॉर्म में। और इसी को हम बोलेंगे वर्क डन, है ना, इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। हमें और करना पड़ेगा वर्क, जो कि किसके इक्वल होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर R हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ठीक है। ये टोटल हमें वर्क करना पड़ेगा, इतना सारा वर्क करना पड़ेगा हमें। तो बोलते हैं अच्छा अब हम जो वर्क करेंगे वही वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने कहा था इसके पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, तो हमारी एनर्जी लॉस भी मतलब हमने कुछ काम किया, यानी हमने कुछ वर्क किया। तो ये वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फॉर्म हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है एक पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इन दो चार्ज आ गया ना, Q1 Q2, ये दो चार्ज आ गए, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो कहते हैं जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो Q1 इंटू V1, ठीक, प्लस दूसरा आया था वो Q2 इंटू V2, ये वर्क डन। और तीसरा एक और वर्क डन हमारा किसका आएगा, इन दो चार्ज का अपना म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण, ठीक है। वो कितना होगा, हो जाएगा हमारा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना, इस फाइनल रिजल्ट क्या रखना, ठीक है, और ओनली इस रिजल्ट क्या रखना, और दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर, है ना, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड वालों को ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो नो फॉर द स्टेट बोर्ड, ओनली CBSE बोर्ड वाले इस रिजल्ट को याद रखना, इस फाइनल रिजल्ट को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना, हमारा काम इससे बन जाएगा। डायरेक्टली कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बाकी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात होनी नहीं चाहिए।
बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम जिसको बोलते हैं कैपेसिटर्स। है ना, कि कैपेसिटर्स है क्या। तो बोलते हैं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। है ना, तो सबसे पहला एक पॉइंट याद रखना इस टॉपिक के लिए, क्या से पूछा जाता है कि एक कैपेसिटर क्या है, एक कैपेसिटर क्या स्टोर करता है। तो रखना कैपेसिटर स्टोर ओनली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक कैपेसिटर स्टोर एनर्जी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इसको क्या डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कि कैपेसिटेंस। है ना, ये तो क्या इस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर और स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहता है कि अब एक टर्म से बोलते हैं कैपेसिटेंस। है ना, अब कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी चीज की कैपेसिटेंस क्या बताता है, बताता है इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। देखो ये एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, अभी बताएंगे कि चार्ज स्टोर नहीं करता है। यहाँ लिखा है इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। देखो स्टोर चार्ज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसको बोलते हैं इम्बैलेंस ऑफ चार्ज। वो चार्ज कितने चार्ज को इम्बैलेंस वो बैलेंस कर सकता है ना, नॉट स्टोर बोलते हैं इसको, बोलते हैं कितना चार्ज को वो बैलेंस कर सकता है। क्या होता है थोड़ा देर में आप समझेंगे थोड़ा सा। तो याद रखना कि ये स्टोर क्या करेगा, स्टोर करेगा सिर्फ ओनली एनर्जी। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। तो हम बोलते हैं कि एक कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, जो कैरी करते हैं एक इक्वल, दो क्या कैरी करते हैं, वो चार्ज कैरी करते हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, हमारे पास दो कनेक्टर होगा, एक कनेक्टर में अगर मान लो एक कनेक्टर पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो दूसरे कनेक्टर पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू। तो इस पूरे दोनों कनेक्टर को हम मिला के क्या बोलेंगे, कैपेसिटर्स। कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस सी। है ना, हम कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। किसे आपको पता हो कि एक रेजिस्टर को या एक रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, वैसे ही होता है कैपेसिटर। है ना, उसकी कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं सी से। तो बोलते हैं द कैपेसिटेंस सी ऑफ एनी कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू ऑन आइदर कंडक्टर। क्या मैंने कहा कि हमारे पास ने कहा कि दो कंडक्टर होंगे, एक पे चार्ज होगा प्लस क्यू, एक पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ठीक, तो कह रहा है कुछ इस टाइप समझ लो कि ऐसा समझ लो, है ना, कि ये दो हमारे पास दो प्लेट्स है ना, दो समझ लो हमारे पास इस टाइप के प्लेट्स हैं, ऐसे इस टाइप से। ठीक, दोनों क्या है, दोनों कंडक्टर हैं। तो एक पे चार्ज अगर मान लो अगर प्लस क्यू होगा तो दूसरे पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो टोटल तो बताओ दो मुझे कि टोटल चार्ज कितना हो गया। तो टोटल चार्ज होता है 0, क्योंकि इस पूरे होल सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। है ना, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कैपेसिटर। इस जो ब्लू कलर के अंदर है इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कैपेसिटर। अब बताओ इस ब्लू के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो बोलो 0, क्यों, क्योंकि एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज माइनस क्यू। टोटल ऐड तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पॉइंट क्या रखना, ये चार्ज कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो कहता है इसकी कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कहता है इसकी जो कैपेसिटेंस होगी इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि इसके प्लेट को अगर हम किसी बैटरी से चार्ज कर दें जिसका वोल्टेज वी हो, कितना वोल्टेज हो, कैपिटल वी वोल्टेज से को चार्ज करें, तो कहता है कि द कैपेसिटेंस सी, है ना, द कैपेसिटेंस सी ऑफ एनी कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू ऑन आइदर कंडक्टर। मतलब किसी एक का चार्ज ले लो, है ना, उस चार्ज का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, साइन को नहीं लेना है, ओनली क्यू लिखना है, ओनली क्यू ऑन आइदर कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यानी उन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उससे डिवाइड कर दो। यानी हम बोल सकते हैं कि जो सी को बोलेंगे, सी को क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू हो जाएगा, ये चार्ज क्यू, है ना, और डिवाइड बाय वोल्टेज, है ना, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जैसे अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे ये क्यू बढ़ता चला जाएगा एक लिमिट तक। है ना, ये जो चार्ज की बात कर रहे हैं प्लस क्यू, जो चार्ज पे चार्ज आएगा एक लिमिट तक बढ़ता है। ठीक, बोलते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स। मतलब किसी चीज की जो कैपेसिटेंस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सी की वैल्यू। तो सी डिपेंड करता है ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स, नॉट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड किस पे करता है, ओनली द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स। ये ज्योमेट्री कंडक्टर्स क्या है बताते हैं थोड़ा सा, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, क्या रखना, ये नॉट चार्ज गिवन, मतलब क्यू डिपेंड नहीं करेगा, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस वी पे डिपेंड करेगा। मतलब सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है ना, यानी अगर जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्यू बढ़ेगा लेकिन सी नहीं बढ़ेगा, सी क्या रहेगा, सी रहेगा हमारा फिक्स। तो क्या ये सी किस पे डिपेंड करता है, तो कहता है ये सी डिपेंड करता है, कहता है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स की बात क्या होती है, तो समझाते क्या होता है। तो कहता है मान लो अगर हमने एक बनाया कैपेसिटर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, यानी हमने दो प्लेट लिया, है ना, ऐसा प्लेट,
दिस टू प्लेट्स आर कॉल्ड पैरेलल प्लेट्स। कैसे प्लेट्स हैं ये दोनों हमारे पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो d है। ठीक, और इन दो प्लेट का जो एरिया है ना, इन दो प्लेट का जो एरिया है वो अगर a है, ठीक, तो इस प्लेट का भी एरिया कितना होगा a है। ठीक है, डिस्टेंस कितना इनके बीच का d है। तो ये जो डिपेंड करेगी इसकी कैपेसिटेंस c है ना, दिस c डिपेंड्स अपॉन द d एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है दोनों प्लेट का, है ना। इन दो प्लेट का जो बनाया मैंने मैंने जो बनाया येलो कलर से, ये येलो कलर का जो पार्ट यानी जो एरिया, ये एरिया कितना है इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और एक फैक्टर और डिपेंड करता है मीडियम, कि इस दोनों प्लेट के बीच में क्या है, अभी एयर है ना। हो सकता है एयर हो सकता है कि इसके बीच में हम कोई ऑयल फिलअप कर दें, तो हम कुछ भी इसके बीच में फिलअप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है इसके मीडियम पे कि इसके बीच में है क्या। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा अभी आएगा, बात करेंगे थोड़ा धीरे धीरे। पहले बात करते हैं ये सी है क्या, यानी जो कैपिटल सी लिखते हैं ये होता है क्या है, कहता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये सी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसके इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, ये इसको बोलते हैं फैराड। ठीक है, व्हाट द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये होती है फैराड। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, डायमेंशन चाहे तो आप इसका लिख सकते हो, डायमेंशन जो स्टेट बोर्ड वाले वो उसका देख लेना, एनसीईआरटी में गिवन इसका डायमेंशन। बाकी मैं यूनिट एंड डायमेंशन पूरे चैप्टर, पूरे क्लास 12 फिजिक्स का वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन मैं आपको वहाँ बता दूंगा। फिलहाल आप चाहे तो इसके बाद एनसीईआरटी सर्च करना कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, बात समझ आ गया, छोटा सा बात। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर्स तो बहुत टाइप होता है, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बोलता है, एक को बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, आई थिंक आपने देखा होगा, वो कहाँ होता है, तो हमारे फैन में, है ना। आपने देखा कि फैन में हमारे पास कुछ इस टाइप का इस साइज का एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लगा है फैन के ऊपर, जिसमें से दो तार निकले होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं, है ना। कंडेंसर, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग संधारित्र बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना, इस चीज को आपने कभी फैन देखा होगा, फैन के ऊपर लगा होता है ये चीज, व्हाइट कलर का होगा या फिर सिल्वर कलर का होगा, एक सिलेंडर के शेप का। तो इस टाइप के कैपेसिटर को लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक, लेकिन हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें ओनली पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कहता है व्हेन टू मेटेलिक प्लेट्स, है ना, टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स ऑफ एनी शेप बट सेम साइज, है ना। दो प्लेट्स होंगे जिनका शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका साइज सेम होना चाहिए। आर एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, कि मान लो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, कि मान लो मैंने बनाए दो प्लेट्स बना दिए, है ना। ये दोनों होने चाहिए कैसे चाहिए, तो पहली बात ये दोनों चाहिए पैरेलल होने चाहिए ऐसे। ठीक, दोनों का एरिया हमारा ए हो गया, तो ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, डी द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब डी क्या है, इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक, फिर मैं आपसे टर्म कहा था कि मीडियम क्या है इसके बीच में, है ना। इसके बीच में दोनों प्लेट के बीच में, हम अगर ये दो प्लेट्स है तो इन दो प्लेट्स के बीच में मैंने रखा क्या है, इसके बीच में है क्या बीच में, ठीक है, तो बोलते हैं मीडियम। तो अभी क्या है यहाँ पर, तो अभी मान लो हमारे पास अगर एयर है, तो एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, इसको बोलते हैं लोग एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा, है ना, वो क्या था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, अब याद देखो मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था कि दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटेंस सी होती है वो डिपेंड करती है कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री की बात आती है तो ज्योमेट्री में क्या होता है, एरिया होगा, डिस्टेंस होगा, वॉल्यूम होगा, है ना। इन सबको बोलते हैं, इन सब चीजों को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, एरिया, मतलब उसके एरिया पे डिपेंड करेगा कि प्लेट का एरिया कितना है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है इस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा इसके बीच में है क्या, एयर है तो हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सब क्या कैसे है, ये सब इसके बोलते हैं ज्योमेट्री है। ठीक, बात समझ आ गया, ये फॉर्मूला को याद रखना हमेशा अच्छे तरीके से। ठीक, यानी अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक, डिस्टेंस को अगर घटाएंगे, अगर डिस्टेंस कम होगा तो भी सी बढ़ेगा, क्योंकि दिस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा, दिस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी अगर डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ेगा, यानी अगर डी का बढ़ाओगे तो सी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना। तो डायरेक्टली का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़नी चाहिए, इसको बोलते हैं डायरेक्टली चीज।
ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है कि जैसे सी और डी ये इन्वर्सली है ना, 1/d, इसको बोलते हैं इन्वर्सली। इन्वर्सली में चीजें क्या होती हैं कि अगर डी बढ़ेगा तो सी को घटना पड़ेगा, है ना, उल्टा होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना। तो आई थिंक आप सबको बात समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ, ये मेरे को पढ़ना पड़ता है, प्रूफ पढ़ना पड़ता है ना, कि प्रूफ कि जो मैंने अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किया इसका, जो फॉर्मूला लिखा अभी लिखा था, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइड बाय डी, इसका प्रूफ क्या है। ये क्वेश्चन जनरली आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है ना, तो इस क्वेश्चन को कर लेना इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है मतलब 3 मार्क्स में, ठीक है। तो करते हैं क्या, प्रूफ के लिए क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट एरिया ए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बना लेते हैं प्लेट्स, है ना, फिर से वही सेम डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको। तो ये क्या हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो क्या इन दो प्लेट का जो एरिया है वो ए हो गया, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी हो गया, ठीक। हमने क्या किया कि इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, जिस बैटरी का वोल्टेज कितना था, लेट सपोज इस बैटरी का जो वोल्टेज था वो वी था, ठीक। देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा बातों को समझना अच्छे तरीके से, एक्चुअली होता क्या है, देखो बैटरी का ये हमारा बोलते हैं बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। अब ये क्या करता है, बैटरी का पॉजिटिव एंड क्या करता है, ये जो मैंने कहा था पहला पार्ट, इसके द्वारा इसको मैंने कहा प्लेट नंबर 1 है ना, ये हमारा जो प्लेट 1 है, इस प्लेट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा ना, बात करते हैं मालूम इस प्लेट की बात कर रहे हैं, ये जो येलो कलर का प्लेट है, क्या करता है ये प्लेट है हमारा, ये बना कंडक्टर से। अब कंडक्टर में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री मूव कर सकते हैं। अब क्या करता है, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसको यहां से खींचेगा और कहां पहुंचा देता है, ये दूसरे प्लेट पे, ठीक है। तो क्या करेगा वो, जैसे जैसे यहां से अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर चार्ज इस वाले प्लेट पे कैसा आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कहां चला गया, दूसरे वाले प्लेट में चला गया, ठीक। तो हमारा जो पहला प्लेट हो जाता है उस पर चार्ज कैसा जाता है, उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, एक समय के बाद कितना आ गया, मान लो प्लस क्यू। तो जितना चार्ज प्लस क्यू आया है नहीं, यहां से उतने चार्ज कहां चले गए, नेगेटिव चार्ज चले गए हैं सेकंड वाले प्लेट पे। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकंड प्लेट है इस पर चार्ज कितना आ गया है, सेकंड वाला जो प्लेट है उस पर चार्ज आ जाएगा हमारा माइनस क्यू, ठीक। जितना चार्ज यहां से यहां चला गया, ठीक है, ये करें हम चार्ज का फ्लो, ठीक, बात समझ आ गया। तो अब हम डिफाइन कर देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो कहता है लेट चार्ज ऑन ईच प्लेट, कह रहा है कि लेट चार्ज ऑन द ईच प्लेट बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। दोनों प्लेट पर चार्ज कितना है, एक प्लेट चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे प्लेट पर चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू। अब हम डिफाइन हमने किया था, कभी याद करो, हमने डिफाइन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी जब आप चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देते हो तो क्या बन जाता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने कहा कि पहले वाले पे का एरिया कितना है, ए है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू, तो प्लस क्यू डिवाइड बाई ए करेंगे तो आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे प्लस सिग्मा, ठीक है। ये हो गया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरे वाले कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि इस पर चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू डिवाइड बाई ए, तो ये क्यू ये भी ए है, यहां भी क्यू यहां भी ए था, तो वैल्यू तो सिग्मा ही रहेगा। चेंज क्या आएगा, एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस, ठीक। अब हमने कहा था ना इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कम क्यों होता है, क्योंकि इस प्लेट के बीच में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनेगा, थोड़ा ये पूछ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बनता है क्योंकि हमारा पैरेलल प्लेट्स है ना, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1। कितना बनेगा, E1, क्योंकि ये चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या जाता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको हमने E1। और E1 के लिए कितनी होगी, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला कितना आया था, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बात करते हैं ऐसे में, बात करते हैं सेकंड प्लेट की। तो देखो सेकंड प्लेट पे चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो माइनस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या आती है, हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। E2 किसका है, नेगेटिव चार्ज का। और नेगेटिव चार्ज का जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, मतलब इस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी सेम होती है, कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइड बाय, ना, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी होती है हमारी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का एरो का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाती है। तो ऐड करने पर कितना हो गया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितनी होती है, सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को याद रखना एटलीस्ट कम से कम। कभी कभी डायरेक्टली आपसे ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बात समझ आ गया। चलो यहां तक अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इन दोनों प्लेट के बीच का। तो इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको हमने दोनों प्लेट को हमने कैसे कनेक्ट किया है, इस V वाले वोल्टेज से। ठीक है, और कब तक ये चार्ज ट्रांसफर होता है, तो इनका चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है, इसको क्या रखना, इसमें चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना हो जाए, जब वोल्टेज V ना हो जाए। जब यहाँ का वोल्टेज V हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज V हो जाएगा, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा जीरो। और जैसे ही अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ जीरो, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि चार्ज फ्लो क्यों करता है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस प्लेट के बीच का है, उतना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बैटरी का भी है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कितना हो जाएगा अब, यानी इस V यानी प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल V था और जो बैटरी का पोटेंशियल V था, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे ही जीरो हो जाएगा, अब ये चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। मतलब अब और यहाँ से चार्ज इस पहले वाले प्लेट से सेकंड वाले पे नेगेटिव चार्ज अब जा नहीं पाएगा। ठीक, तो कितना होता है, अच्छा, यानी इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। ठीक है, वोल्टेज V है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितना बना, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो V इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता था वो था V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, तो V इक्वल टू E इंटू डी, ई के लिए कितनी हो गई, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने लिख लिया। ठीक, अब ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इक्वल होता है चार्ज डिवाइड बाई एरिया होता है। तो इसको मैंने इसी पर क्या लिख दिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया भी लिख दिया, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने तो पहले ई के लिए पुट की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जैसे टर्म आ गया तो अब आता है हमारे पास सिग्मा आता है, फिर इस सिग्मा के लिए हमने क्या पुट कर दी, क्यू डिवाइड बाई ए पुट कर दिया यहाँ पर, तो हो जाएगा क्यू इंटू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सही मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं सी को, सी इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई वोल्टेज, है ना। तो Q डिवाइड बाई V करेंगे तो कितना आएगा, जब Q डिवाइड बाई Q V करोगे तो आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो करते कैसे है ना, इस V को इधर ले आना और ये A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा इस साइड चला जाएगा ऊपर में। ठीक, और ये D आ जाएगा नीचे में। तो Q डिवाइड बाई V कितना आ जाएगा, A, है ना, क्या कर रहा है मैंने, इस A चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये D आ जाएगा इसके नीचे। ठीक, और ये V आ जाएगा इसके नीचे। तो ये बन जाएगा Q डिवाइड बाई V इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइड बाई डी। तो ये इसका टोटल हमारा हो गया प्रूफ, जो कि रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइड बाई डी। ठीक, इस पॉइंट को हमेशा रखना। ये प्रूफ है जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बात करते समझ आ गया। बात करते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स को, जो हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को हम अगर अरेंज करना चाहते हैं तो कैसे अरेंज कर चाहते हैं, तो फर्स्ट आता है इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स इन द सीरीज। इसमें हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कैपेसिटर है पहला चार्ज, ठीक है, हो गया फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक, इसको हमने कनेक्ट किया सेकेंड कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2। तो पहले वाला क्या कैपेसिटर कितना था C1, सेकेंड जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी है C2। वैसे हमारे लगा दिया एक थर्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी कितनी है C3। ठीक, इसको हमने क्या जोड़ा, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से V, जिसका वोल्टेज कितना है V, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। क्या जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ से चार्ज निकलेगा। ठीक है, यहाँ इसके आप हम ऐसे बोलते हैं कि जो चार्ज यहाँ प्लस क्यू होगा यहाँ पर माइनस क्यू होगा, और सभी में सेम चार्ज रहता है। ठीक है, क्या आता था हमें, सेम चार्ज आता है। देखो देखो क्यों सेम चार्ज होता है भी याद रखना है, एक लॉजिक भी है ना कि टोटल पहले पे चार्ज कितना, जब हम बैटरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ये पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर्स होते हैं, है ना, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इस पर टोटल चार्ज कितना है, जीरो। ठीक है, तो बैटरी जोड़ने पर क्या होगा, एक पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, तो चार्ज आएगा माइनस क्यू। अभी भी इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस क्यू माइनस कितना हो गया, जीरो। वैसे ही सेकंड पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। थर्ड पे कितना होगा, थर्ड पे कितना होगा, कितना प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जाएगा, जीरो। तो सभी सेम क्या रहेगा, यानी अगर हम जब इस टाइप के कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज करते हैं तो याद रखना क्या सेम रहता है, सेम रहता है चार्ज। ठीक है, याद रखना कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर्स, यानी कि सभी में चार्ज कितना होगा, सेम होगा। और क्यू का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू V ना, Q इक्वल था CV, क्योंकि C इक्वल टू था Q डिवाइड बाई V,
ना, हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि क्यू सी इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। तो क्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू वी, ठीक। मैंने कहा सभी में चार्ज सेम है, अगर सभी में चार्ज सेम है तो क्या होगा, सभी सेम है तो सबका बताओ, इस फर्स्ट वाले कैपेसिटर में है ना, इस फर्स्ट वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, वो हमारा V1 है। फिर सेकंड जो कैपेसिटर है उसका यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, V2 है। और जो थर्ड कैपेसिटर है उसका इस एंड से इस एंड तक कितना वोल्टेज है, V3 है ना। और इन सारे जब वोल्टेज को हम ऐड करेंगे तो ये V बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, अलग क्या रहेगा, वोल्टेज, ठीक है। अब वोल्टेज कितना रहेगा, V1 V2 V3। तो सिंस सभी में चार्ज सेम है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 है और उसका वोल्टेज कितना है, V1 है, C1 टू V1। सेम चार्ज किस पे है, सेकंड वाले कैपेसिटर पे भी है, Q की वैल्यू। तो इसका कितना का वोल्टेज C2 इंटू V2 हो जाएगा। एंड इसी तरह सिमिलरली जो Q चार्ज का है वो थर्ड वाले कैपेसिटर पे भी है, तो थर्ड वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 और वोल्टेज V3, तो टोटल चार्ज आ गया सब पे, तो इन सब पे चार्ज सेम है, C1 V1 C2 V1 C3 V3 एंड ऑल आर इक्वल। और हमें ये पता है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट्स ए और बी, यानी इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि जो V वोल्टेज था यही 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, V1 में, V2 में और V3 में, है ना, ये बढ़ गया था तीनों। अब तो बताओ हम क्या सकते हैं, समझ पता, इफ सी एस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अगर हम बोलते हैं कि सी एस क्या है, इधर नेट कैपेसिटेंस, हम क्या चाहते हैं कि इन सभी को रिप्लेस करना चाहते हैं। देखो मतलब क्या होता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाए, सी एस हो जाए, और उसको सेम वोल्टेज यानी सेम बैटरी से जोड़ने पर सेम चार्ज आए, इसमें प्लस क्यू आ जाए माइनस क्यू आ जाए। तो हम चाहते हैं कि इस C1 C2 को C3 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं CS से, तो इस CS की वैल्यू होगी कितनी, है ना। हम चाहते हैं इतना ताम झाम ना करना चाहते, हम चाहते हैं इससे लगाओ और इसको हटाओ और एक सिंगल लगाओ कैपेसिटर। तो उस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसको हमने एज्यूम किया CS होगी, तो CS की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सभी में सेम क्या है, चार्ज सेम है, तो हम बोलते हैं कि चार्ज इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा सभी में क्या सेम है, सभी में चार्ज सेम है, ठीक। और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, ठीक। अब V को क्या सकते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई C। तो इस वाले का V इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इसका लिखना पड़ेगा Q चार्ज है डिवाइड बाई CS। CS क्या है, इस वाले का इक्विवेलेंट वाले का कैपेसिटेंस है, तो V डिवाइड बाई CS लिखना पड़ेगा, Q डिवाइड बाई CS लिखना पड़ेगा, वोल्टेज V को इस V की जगह, है ना। हमने क्या किया, हमने इस V की जगह क्या लिख दिया, इस V की जगह लिखना पड़ेगा Q डिवाइड बाई C1। सिमिलरली इस V2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, Q डिवाइड बाई C1, क्योंकि इस पे चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस कितनी थी, C1 थी। सिमिलरली हम V2 क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाई C2, और सिमिलरली हम V3 क्या सकते हैं, Q डिवाइड बाई C3। देखो क्यों लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं ना, कि यहाँ से मिलता है V1 इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या सकते हैं, Q डिवाइड बाई C2, और V3 इक्वल टू क्या सकते हैं हम लोग, Q डिवाइड बाई C3, ना। पहले मैंने इसको इक्वेट किया था, फिर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, फिर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, इक्वल किया, तो फिर इन सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक। अब यहाँ से क्या आएगा, देखोगे सभी में Q कॉमन है तो सबका Q हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट, ठीक है। सब कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा यहाँ पर कैंसल आउट, हो जाएगा कैंसल आउट सब एक दूसरे से, ठीक। तो कितना क्या हुआ, तो यानी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो रिजल्ट है हमें याद हमेशा होना चाहिए कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं कैपेसिटेंस को, तो 1/CS की कितनी होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कम हो जाएगा, है ना, वो C1 C2 C3 सबसे छोटा होगा। तो हम बोलते हैं कि जो CS की वैल्यू आती है, इस पॉइंट क्या रखना, MCQ में पूछा जाता है अक्सर कि ये जो CS की वैल्यू आती है किसके इक्वल होती है, ये होता है मिनिमम ऑफ, मिनिमम मतलब C1 C2 C3, यानी C1 C2 C3 में जो होगा, है ना, जो C1 C2 एंड C3 में होगा उससे भी इसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, या तो उसके इक्वल रहेगा या तो उससे छोटा हो जाएगा। यानी इस जो CS की वैल्यू आएगी वो C1 C2 C3 इन सभी में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा हो जाएगा या उसके इक्वल होगा। बात समझ आ गया। और एक पॉइंट और हम बता देते हैं आपको, याद रखना कि इफ हम बोलते हैं अगर सभी की वैल्यू बराबर हो जाए, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 ऐसे, है ना, और ऐसे हमने कितने कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, हमने n कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, तो C1 प्लस C2 C3 ऐसे करके हमने कितने लगाए कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स लगाए हैं। कितने कैपेसिटर्स यहाँ पर, टोटल n कैपेसिटर्स हैं। कितने कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स हैं,
और सबकी सी एन है, और लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि सबकी वैल्यू अगर सी के इक्वल हो जाए तो जो सी एस का फॉर्मूला आता है वो कितना होता है, वो होता है सी डिवाइड बाई एन। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम डायरेक्टली इसको यूज कर पाते हैं कहां पर, जहां पर क्या हो जाए, जहां पर सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो अगर सबकी वैल्यू अगर सी है तो क्या लिखेंगे, सी डिवाइड बाई एन। एन क्या होगा, ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं जिसकी वैल्यू सेम है, और ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं जो कि सबकी वैल्यू इक्वल है और सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। उसको फॉर्मूला होता है सी एस इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन। एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं थोड़ा साइड में बता ही देता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, यहां तक आपको याद रहेगा। अगर सिर्फ हमारे पास ओनली टू कैपेसिटर्स हैं, है ना, यहां लिख देते हैं, इफ वी हैव ओनली C1 एंड C2, दो कैपेसिटर्स हैं, तो तब इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है CS की वैल्यू वो होता है C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यानी अगर हमारे पास सिर्फ अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है CS, वो होता है C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये रिजल्ट भी हम कभी कभी यूज करते हैं। हम तो कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ दो कैपेसिटर्स गिवन, याद रखना ओनली फोर, है ना, ओनली फॉर द टू कैपेसिटर्स, ओनली फॉर टू, थ्री के लिए यूज नहीं कर पाएंगे हम इसको, याद रखना ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स के लिए वैलिड है। तो माना अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक की वैल्यू C1 एक की वैल्यू C2 है, ठीक, दोनों को हम लगा दिया सीरीज में, तो पूछेगा बताओ इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या था, CS इक्वल टू C1 इंटू C2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस डिवाइड बाय सम ऑफ द कैपेसिटेंस, यानी C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये होता है इसके। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट याद आना चाहिए। एक रिजल्ट आपको ये भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक रिजल्ट आपको ये भी याद होना चाहिए जब सबकी वैल्यू बराबर हो जाए। और एक पॉइंट याद रखना कि जो वैल्यू होती है ना, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो जितने कैपेसिटर्स होंगे C1 C2 C3 जितने भी होंगे, उसमें से जो सबसे छोटी होगी उससे भी छोटा या उसके इक्वल होता है हमारा CS होता है। इस पॉइंट को याद रखना, MCQ में अक्सर पूछा जाता है। और एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि इसमें सेम चार्ज फ्लो करता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, बात यहाँ पर समझ आ गई थोड़ी सी बात को। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जितने पास हमारे पास कैपेसिटर्स थे C1 C2 C3, हमने इसको क्या लगाया था, हमने इन सबको लगाया था सीरीज में, मतलब लाइन बाय लाइन लगा दिया था। क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो तीन कैपेसिटर्स हैं, ध्यान देना, हमारे पास जो थ्री कैपेसिटर्स, इसको हमने कैसे अरेंज किया है, तो इस पर हमने जो इस पर जो हमारा अरेंजमेंट का तरीका है, इसको हमने कहा है पैरेलल है। मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट कैपेसिटर C1, ये हो गया हमारा सेकंड कैपेसिटर C2, और इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, एक थर्ड कैपेसिटर C3। तो इसको क्यों बोलते हैं, ये पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तक ध्यान देना आपने, तो एक चीज आपको ध्यान नजर आएगा यहाँ पर कि सभी की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है। इस C1 का एक पॉइंट कनेक्टेड यहाँ पर है, C2 का भी एक पॉइंट इसी पॉइंट से कनेक्टेड है ना, और इस C3 का भी एक पॉइंट इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब तीनों का एक पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। दूसरी बात देखोगे अगर यहाँ इसका सेकंड पार्ट देखना, इसका जो सेकंड एंड है ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरे कैपेसिटर का भी जो सेकंड एंड है वो भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, और थर्ड कैपेसिटर का भी जो सेकंड एंड है वो भी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसे कैपेसिटर्स को कि दोनों एंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्या किया, इसको हमने जोड़ा बैटरी के V वोल्टेज से। तो अब क्या होगा ना कि जैसे हमने इसको V बैटरी से जोड़ा, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V माइनस 0 कितना हो जाएगा, V आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि यहां पर पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, V है, V है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, V है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच होगा, तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, क्योंकि तीनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी तीनों पॉइंट यानी तीनों कैपेसिटर में सेम क्या रहेगा, वोल्टेज। देखो याद रखना कि इन पैरेलल, है ना, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस, है ना, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इट इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, है ना। कह इन तीनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा इस V वोल्टेज जिसके क्रॉस वो लगाया गया था, है ना, यानी इस V के इक्वल होगा, इस V के इक्वल होगा। अब अलग क्या होगा तो ध्यान देना कि यहां पर तक ध्यान दो, तो कह रहा कि यहां पर अगर के चार्ज Q आता, तो ये Q चार्ज क्या हो, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर चला गया Q1, बीच में चला गया Q2 और नीचे चला गया हमारा Q3। दैट मीन्स दिस Q चार्ज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। याद करो, देखो सीरीज
कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज अलग था, V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ क्या अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है वो वोल्ट, यहाँ अलग हो रहा है वो चार्ज है। यहाँ वोल्टेज सेम है तो अलग क्या हो रहा है, चार्ज। तो अब ये Q क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, Q इक्वल टू Q1 और Q2 और Q3 में। अब सभी में सेम क्या है, मैंने कहा भी सभी में वोल्टेज सेम है। मैंने कहा मान लो अगर पहले वाले के अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 है, ठीक है, दूसरे के अक्रॉस अगर मान लो वोल्टेज V2 है, और तीसरा के अक्रॉस अगर मान लो वोल्टेज V3 है, तो ये सारे वोल्टेज इक्वल होते हैं। और ये किसके इक्वल होते हैं, ये सारे वोल्टेज इक्वल होंगे। और इक्वल किसके होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो हमने बैटरी लगाया है उसके ये इक्वल होते हैं। यानी ये V1 V2 V3 सब किसी इक्वल है, V के इक्वल है, ठीक। और अभी हमने पढ़ा है कि C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V होता है, ठीक है। तो हम ऐसा ही बोल सकते थे कि V इक्वल टू होगा वो क्या हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा Q डिवाइड बाई C होगा, ठीक। तो पहले वाले में यानी Q डिवाइड बाई चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस होना चाहिए। अब पहले वाले में देखो कितना चार्ज है, वो Q1 चार्ज है ना, और कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है। तो इसको हम लिख लिया Q1 डिवाइड बाई C1। अब यही वोल्टेज कहाँ है, यही वोल्टेज हमारा दूसरे वाले में भी है, क्योंकि सभी की वोल्टेज बराबर थी V2। अब यहाँ का चार्ज कितना है Q2 और कैपेसिटेंस कितना है C2, तो लिखेंगे Q2 डिवाइड बाई C2। सिमिलरली जो हमारा थर्ड है उसमें कैपेसिटर है, उसकी उस पर चार्ज Q3 है और उसका कैपेसिटेंस कितना है, C3 है कैपेसिटेंस, तो लिखेंगे Q3 डिवाइड बाई C3। तो और ये सभी की वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू इक्वल है, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या पता है, पता है कि टोटल चार्ज वो Q किससे इक्वल है, वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल है। यानी ये Q जो चार्ज था वही 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। दिस Q चार्ज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1 Q2 एंड Q3। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये Q होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अब बात समझ आ गया। अब यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि जो Q है, ये जो Q की वैल्यू है, Q को बोल सकते हैं C1 इंटू V होगा, ठीक। तो हमें क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं लेट इफ CP इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पूरे चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से, है ना, जिसको V वोल्टेज से जोड़ने पर, है ना, चार्ज Q और QI, है ना, और इसकी कितनी हो जाए, कैपेसिटेंस हो जाए CP। हम चाहते हैं इन सारे कैपेसिटर को हटाओ और एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो जिसकी वैल्यू CP हो। तो इस सिंगल कैपेसिटर CP की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलते हैं इफ CP इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन देन सब सेम क्या है, तो हमें पढ़ा था ना अभी क्या, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस Q1 की वैल्यू होगी CP इंटू V हो जाएगी, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है C इंटू V। तो इस Q का हो जाएगा CP इंटू V हो जाएगा, ये CP इंटू V हो गया। Q1 क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V, ठीक। Q1 कितना आ गया, वो C1 इंटू V। Q2 आ जाएगा C2 इंटू V एंड Q3 आ जाएगा C3 इंटू V। V क्यों सब में है, क्योंकि सभी में वोल्टेज सेम था। ऐसा करने से क्या होगा कि हम सारा वोल्टेज सब में कॉमन है तो सबका वोल्टेज हो जाएगा कैंसल आउट। और हमारा जो CP की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, CP के लिए आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है, क्या वो रिजल्ट है जो हमें सबको याद होना चाहिए, ठीक। अब इन पॉइंट बात क्या है, पॉइंट याद रखना, ये जो CP की जो वैल्यू होती है ना, इस CP की जो होती है वो ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी किससे, मैक्सिमम ऑफ, है ना, किससे, C1 C2 C3। मतलब ये जो CP की वैल्यू आती है, पॉइंट रखना, ये जो CP की वैल्यू आती है वो C1 C2 C3 में से जो सबसे बड़ा है ना, C1 C2 C3 में से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा कौन हो जाएगा, हमेशा CP की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। और क्या रखेंगे, हम एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि अगर इफ, हम बोलते हैं इफ सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, C1 C2 C3 इक्वल है, और ऐसे हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, Cn कैपेसिटर है। मतलब कि हमारे पास टोटल ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं, अगर n कैपेसिटर्स हैं एंड ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम टाइप के हैं, और सभी की वैल्यू अगर किसके इक्वल है, C के इक्वल है, तो जो नेट कैपेसिटेंस आता है CP की वैल्यू वो n इंटू C हो जाती है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को याद रखना कि अगर सभी की कैपेसिटेंस अगर इक्वल है, ठीक है, तो जो CP की वैल्यू थी वो n इंटू C हो जाती है। इस रिजल्ट को आप सिंपल याद रखेंगे। तो एक रिजल्ट आप ये याद रखना, ठीक। सेकंड रिजल्ट आप ये याद रखना कि अगर सबकी वैल्यू बराबर हो जाए तो जो टोटल कैपेसिटेंस आता है CP की वैल्यू वो n टाइप ऑफ C हो जाती है। और आपको ये रखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, है ना। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, नहीं इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, MCQ भी बन सकता है यहाँ से, है ना, आपसे ऐसा रीजनिंग पूछा सकता है, और यहाँ से आपको
न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया कैपेसिटर्स इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि मैंने बनाया आपको एक कैपेसिटर्स, है ना। ये क्या हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में क्या है, जिसके बीच में हमारा एयर है, क्या यहाँ पर एयर। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी ना। सी क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, क्या है, कैपेसिटेंस है। तो बोलते हैं फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी का वैल्यू कितना होता है, जो सी की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइड बाय डी होती है। ए होता है इन दो प्लेट, यानी ये दो प्लेट होंगे, पैरेलल प्लेट्स होंगे, इनका एरिया होगा, और डी क्या होगा, इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक। डी क्या, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो अभी बीच में क्या है, एयर है। अब बोलते हैं कि हमने क्या किया, इसके बीच को कुछ चीज से हमें भर दिया, किसी चीज से, है ना, किसी मीडियम से, जिसका रिफ्रैक्ट, इसका बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, इसी ई आर को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। आपको लिखा रहेगा कि हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कहता है अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच वाले एरिया को अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दें, मतलब एयर से फिलअप कर दें, वैक्स डाल दें, या कुछ अलग मटेरियल के अगर हम फिलअप कर दें, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है। तो कहता है इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटायर स्पेस, मतलब प्लेट पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हमने पूरे स्पेस को हमने एक किसी मीडियम से फिलअप कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा मीडियम का वो कितना हो जाता है, वो होता है ई नॉट इंटू ई आर इंटू ए डिवाइड बाई डी, ठीक। इस ई आर को हमने क्या बोलते हैं, हम मैंने कहा हम इस ई आर को ही ई के बोलते हैं, तो के को हमने बाहर कर दिया, तो अंदर में क्या चला गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। और इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस सी। यानी कि मीडियम को पे फिलअप करने पर क्या होता है, जो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, कौन सी कैपेसिटेंस, जो अभी वाली जो कैपेसिटेंस है, वो पहले वाला जितना कैपेसिटेंस होगा जब एयर था उसका के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सी ऑफ मीडियम में आएगा, जो मीडियम फिलअप करने पर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस व्हेन इट इज इन एयर, है ना। और एयर में कितना हमने मानो अभी अज्यूम किया था, वो ए था। ये कहां पर था, एयर में, क्योंकि उसके बीच में क्या रखा था, क्योंकि इन दो प्लेट के बीच में पहले क्या था, हमारा एयर था। तो वैल्यू कितनी आई थी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी, मतलब के टाइम्स हमेशा बढ़ जाएगा। और इस ई आर को ये बोलते हैं के, है ना। इसके को क्या बोलते हैं, दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक। अब इसमें तो एक तो आप हमें रखना कि हमसे बढ़ जाएगा, के की वैल्यू कुछ गिवन होती है, 1 2 3 4 5 गिवन रहेगी, इसको हम पुट करेंगे। कुछ पॉइंट याद रखते हैं कि फॉर एयर, है ना, फॉर एयर और वैक्यूम, है ना, एयर या वैक्यूम के लिए इस के की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक। और दूसरा याद रखना कि फॉर मेटल और कंडक्टर, है ना, फॉर मेटल यानी इसके बीच का जो फ्री स्पेस था उसको हमने मेटल से या अगर कंडक्टर से फिलअप कर दिया किसी से, तो इसकी के की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेकंड वाला रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, है ना, तो कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इस पॉइंट को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया इस पार्ट का कंप्लीट, ठीक है। तो बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, है ना। आपको पता ही होगा कहाँ मिल जाएगा सब कुछ, सारे का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, हर जगह चैनल है, ग्रुप भी बना हुआ है। अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारे आपके जो भी डाउट होगा वहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछना, हम आपको वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। बाकी यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, नहीं किया तो कर लेना, और साथ में इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा विद टाइम टू